बल्कि मैं इसके बारे में बताता हूं आपको। यार मैंने आपसे कहा था कि अगर इसका कोई न्यूमेरिकल मैंने देखा तो मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो आपसे डिस्कस करूंगा। तो वीडियो मैं आपसे शेयर करता हूं, आपको बताता हूं अभी। तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल पे चले जाइएगा, उसके बाद प्लेलिस्ट में चले जाएं आप। तो प्लेलिस्ट में आप जाइए चैप्टर नंबर 18 पे, और चैप्टर नंबर 18 ये रहा। चैप्टर नंबर 18 पे क्लिक कर दीजिए और यहां से आ जाइए जो वीडियो मैंने की हुई है न्यूमेरिकल थ्योरी पे। न्यूमेरिकल है जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और मोस्ट रिपीटेड है, तो उनके बारे में मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूँ आपसे। एग्जाम में आपको काफी नजर आएंगे और ये न्यूमेरिकल है रिलेटेड किससे है, हाइड्रोजन का जो यस क्लास, अगर अब आपको मेरी आवाज आ रही है तो ये है वो वीडियो, सबसे पहली वीडियो है। तो 5 मिनट और 27 सेकंड की वीडियो है, प्लीज ये आप देख लीजिए। इस वीडियो के अंदर मैंने ये सारी बातें की हुई हैं, ठीक है, कि किस तरीके से शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट, आयोनाइजिंग रेडिएशन कैसे मालूम करनी है, वो सब आपको इसके अंदर मिलेगा। ये प्लीज ये आप देख लीजिएगा यार ये वीडियो। तो मैं अब इसके ऊपर नहीं जरा टाइम लगाना चाहता। ये 5 मिनट की, 5.5 मिनट की वीडियो आप देखिए और इसके बाद आप मुझे बताइए कि क्या आप समझते हैं कि आज को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। फिर इस क्वेश्चन के ऊपर मैं दोबारा आपसे बात कर लूंगा। इसमें कोई इतना मसला नहीं है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब है हाईएस्ट एनर्जी। तो असल में बामर सीरीज जो है ना, बामर सीरीज, उसका मतलब मैंने आपको एनएफ क्या बताया था, एनएफ था 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 1 वो था ना 1.09 एक्सपोनेंट 7, याद है। उसके बाद ब्रैकेट में क्या था, 1/nf स्क्वायर और -1/ni स्क्वायर। तो 1/nf स्क्वायर जो है हमारे पास, nf बामर सीरीज में जो जहां पे इलेक्ट्रॉन आकर रुकता है वो 2 है, तो 1/nf 2, तो 1/2 स्क्वायर 4, 1/4 माइनस। अब ये जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कह रहे थे हाईएस्ट एनर्जी है, तो ni अब बस इंफिनिटी होगा। ये मैंने उसके अंदर वहां पर बताया हुआ है। तो इंफिनिटी का मतलब है कि 1/इंफिनिटी का मतलब 0, तो 0 खत्म हो गया। इसका मतलब है 1.09 एक्सपोनेंट 7 को किससे डिवाइड करना है, 4 से। मेरी बात समझ में आ गई? तो इंशाल्लाह आप इससे बड़ी आसानी से कर लेंगे। हाँ भाई, हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14, 5730 आज हमने पढ़ा है। रेडिएशन कैन कॉज ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, रेडिएशन सिकनेस, बिल्कुल, स्किन कैंसर, यस। जीन म्यूटेशन, मैंने आपको बताया जीन में होता है, दादा से पोते में आ जाता है। ऑल ऑफ द अबव, right? According to the Bohr theory of hydrogen atom, only those atomic orbit with radii, जिसका radius and the atomic shell n around the nucleus are allowed, which have the angular momentum. हाँ भाई, angular momentum n h/2 by n h कट था ना, h कट क्या था, h/2 पाई। बहुत आसान है, कोई इशू नहीं है इसमें। जो अल्फा बीटा में तुम रेंज कह रही हो, अच्छा ये रेंज बेसिकली मैं समझ गया क्या है। देखें, मैंने आपसे 2 बातें कही थी। मैंने कहा था किसी भी रेडिएशन में 2 चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट होती है हमारे लिए। नंबर 1 उसकी पेनिट्रेशन, और नंबर 2 उसकी आयोनाइजेशन। वो अपने अराउंड कितने एटम को आयोनाइज कर लेते हैं। तो आप ऐसे ले लो अल्फा, बीटा और गैमा। अल्फा सबसे कम पेनिट्रेशन, सबसे बड़ा पार्टिकल है ना, सबसे कम पेनिट्रेशन। उससे ज्यादा पेनिट्रेशन बीटा पार्टिकल, सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन गैमा रेज। सो अल्फा सबसे कम, बीटा मॉडरेट दरमियाने लेवल की उसकी पेनिट्रेशन, और गैमा की पेनिट्रेशन मतलब कोई चीज गैमा को रोक नहीं सकती। कल मैंने आपको बताया था, थ्योरेटिकली नथिंग कैन स्टॉप गैमा रेज। ये जो चीज इसको हम कह रहे हैं रेंज, ये जो पेनिट्रेशन है ना, इसको उसने लिखा रेंज। तो अल्फा की रेंज कम का मतलब ये है कि अल्फा की पेनिट्रेशन कम है। बीटा की रेंज ज्यादा का मतलब है कि बीटा की पेनिट्रेशन ज्यादा है। गैमा की रेंज सबसे ज्यादा का मतलब है गैमा सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन करता है। समझ आ गई ये बात? दूसरी चीज है हमारे पास आयोनाइजेशन, कि जब वो ट्रेवल करता है तो अपने अराउंड जिन एटम्स के साथ वो कोलिजन करता है, या जिन अगर वो खुद एक चार्ज रेडिएशन है, जैसा अल्फा बीटा हो गई, प्रोटॉन हो गया, ये चार्ज रेडिएशन है। गैमा और न्यूट्रॉन ये अनचार्ज रेडिएशन है। तो जो चार्ज रेडिएशन है, जिसको आयोनाइजिंग रेडिएशन भी कहते हैं, जब वो ट्रेवल करता है, तो जब वो ट्रेवल कर रहा होता है तो अपने अराउंड जो दूसरे एटम्स होते हैं, जैसा एयर में ट्रेवल कर रहा है, तो एयर के एटम को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिपल्जन, अल्फा पार्टिकल है तो न्यूक्लियस को रिपेल और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन को एटम से निकाल भी देता है। ठीक है, तो कोलिजन करे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जरिए करे, कितने एटम को आयोनाइज कर रहा है, एटम को कितने एटम को आयंस बना रहा है, उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन। सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन अल्फा की है, उससे कम आयोनाइजेशन या दरमियाने लेवल की आयोनाइजेशन बीटा की है, और सबसे कम आयोनाइजेशन गैमा की है। तो पेनिट्रेशन और आयोनाइजेशन दोनों एक दूसरे का इनवर्स चल रहे हैं, राइट। सबसे ज्यादा
आयोनाइजेशन अल्फा की, सबसे कम पेनिट्रेशन अल्फा की। बीटा आयोनाइजेशन भी दरमियाने लेवल की, पेनिट्रेशन भी दरमियाने लेवल की। गैमा आयोनाइजेशन सबसे कम और पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा। ओके, एप्लीकेशन ऑफ लेजर, लेजर की क्या एप्लीकेशन है? टू परफॉर्म प्रिसीजन सर्विंग एंड लेंथ मेजरमेंट, बिल्कुल सही है। एज ए पोटेंशियल एनर्जी फॉर सोर्स फॉर इंक्लूडिंग न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, याद है आपको मेरे जुमले, मैंने कहा था कि लेजर जो है वो सोर्स है फ्यूजन रिएक्शन का, एनर्जी का। फॉर टेलीफोन कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल फाइबर में इस्तेमाल होती है, बिल्कुल ये भी बात की थी। प्रिसीजन कटिंग ऑफ द मेटल, मेटल को काटने के लिए, ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव है। तो ये क्लियर है, आसान बात है। फ्यूजन एंड फिजन रिएक्शंस आर एसोसिएटेड विद, किसके साथ एसोसिएटेड है? वाटर और हाइड्रल एनर्जी के साथ, जियोथर्मल एनर्जी के साथ, फॉसिल फ्यूल के साथ, न्यूक्लियर एनर्जी के साथ, या टाइडल एनर्जी के साथ। ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियर एनर्जी के साथ है। ओके, आसान सी बात है। अच्छा है ना। हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 अप्रोक्सीमेटली 5730 साल है, while the half life of carbon 12 is essentially infinite है। तो कार्बन 14 की हाफ लाइफ हमें दी हुई है, कार्बन 12 की हाफ लाइफ वो कह रहा है कि इन्फिनिट है। हमारे पास रेशियो जो है हमारे पास कार्बन 14 टू कार्बन 12 किसी सर्टेन सैंपल के अंदर, एक सैंपल के अंदर वो जितनी नॉर्मल रेशियो बनती है नेचर में उससे 25% कम आ रही है हमारे पास, राइट? जो भी रेशियो है 25% कम आ रही है। तो हाउ ओल्ड इज द सैंपल? तो सैंपल कितना ओल्ड है? तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप मुझे एक बात बताएं, कल हमने ये बात की थी कि एक्चुअली ये है कार्बन 14 टू कार्बन 12 की रेशियो। बात समझ में आ रही है? कार्बन 14 डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड की मैंने लाइन बना दी है, और कार्बन 12, ये इनकी रेशियो है। अब कार्बन 12 जो है उसकी जो हाफ लाइफ है वो तो है इन्फिनिट, वो कह रहा है आपसे, और कार्बन 14 जो है उसकी हाफ लाइफ की एक वैल्यू है। तो कार्बन 14 जो है वो वक्त के साथ साथ उसके जो न्यूक्लियाई हैं वो कम हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कार्बन 14 टू कार्बन 12 की रेशियो अगर कम हो रही है तो हम गैस कर सकते हैं जो चीज कम हो रही है वो कार्बन 14 है, राइट? ये मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि कार्बन 12 तो की हाफ लाइफ तो इन्फिनिट है, वो तो खत्म हो ही नहीं रहा, वो तो जितने हैं सो उतने ही है। जो चीज कम हो रही है वो क्या है हमारे पास? वो कार्बन 14 है। और अगर ये बात समझ में आ गई अब आप लोगों के कि कार्बन 14 कम हो रहा है, तो कार्बन 14 की रेशियो 25% कम हुई है। बात समझ में आई? तो जो कार्बन 14 टू कार्बन 12 की जो रेशियो थी, नॉर्मल रेशियो, उसमें भी जो चीज डिसइंटीग्रेट होने वाली थी कार्बन 14 थी, और कार्बन 14 ही 25% लेस हो गया। अब अगर हम ऊपर देखते हैं क्वेश्चन, तो वो कहता है कार्बन 14 की जो हाफ लाइफ है वो है 5730 साल। इतने साल के बाद अगर मेरे पास 100 कार्बन एटम है, गौर से सुनो मेरी बात, 100 कार्बन एटम है, तो 100 में से कितने रह जाएंगे? 50 रह जाएंगे। ये मतलब है हाफ लाइफ का। हाफ लाइफ का मतलब है कि 50% डीके हो जाएगा। तो 100 का 50% कितना होता है? 50 होता है। तो 50% डीके हो जाएंगे कितने साल बाद? 5730 साल के बाद। जबकि मेरे पास कितने डिके हुए? 25% डिके हुए, यानी आधे का भी आधा। तो इसका मतलब है कि मेरी एक हाफ लाइफ भी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। ये मेरी बात समझ में आई कि 5730 साल की जो है वो हाफ लाइफ है कार्बन 14 की। तो अगर मैं सपोज कर लेता हूं मेरे पास कार्बन 14 के 100 एटम है, तो 100 में से 50 एटम डिसइंटीग्रेट करेंगे, यानी 50% डिसइंटीग्रेट करेंगे इतने साल के बाद। जबकि वो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ अभी कितने डिसइंटीग्रेशन मिली है? 25% मिली है। इसका मतलब है एक हाफ लाइफ भी अभी कंप्लीट नहीं हुई। तो ऑप्शन ए कह रहा है लेस देन, कम होगी 7730 साल से। लग रहा है बिल्कुल ऐसे ही, इससे कम होगी। क्या ये 5730 साल होगी? नहीं जनाब, क्योंकि वन हाफ लाइफ से कम है। इससे ज्यादा है, इससे कम है, ऐसा भी नहीं है, इससे ज्यादा नहीं है। इतनी है तकरीबन, इतनी भी नहीं है, इतनी है तकरीबन, ये भी नहीं है। सो ये सुटेबल आंसर लग रहा है, विच इज लेस देन 5730 साल। ओके, वैसे तो इसको फॉर्मूले में रख के सॉल्व किया जाएगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी बड़ी कैलकुलेशन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। मतलब मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं, करने की कोशिश मत करना। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, देखो कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है और वो है n/n0 इज इक्वल टू e⁻⁻ t। ये है वो टाइम। और हमने पढ़ा हुआ है कि t हाफ जो है
वो 0.693 अपॉन लैम्डा है। तो मैं लैम्डा इज इक्वल टू किसके लिए, फॉर कार्बन 14 के लिए बात कर रहा हूं। तो टी हाफ है 5730 साल, 0.693 अपॉन लैम्डा, सो लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 5730। ये लैम्डा की वैल्यू जो मेरे पास आ गई, इसको मैं पुट करूंगा यहां पर इस जगह पे। तो n अपॉन n नॉट की रेशियो हम कैसे लेंगे, मैंने कहा कि कितने पैरा न्यूक्लियर थे और कितने पैरा न्यूक्लियर रहेगा। तो कितने पैरा न्यूक्लियर रहेगी, 25% लेस। तो 25% का मतलब होता है 0.25, ये ना n नॉट। तो इनिशियल जो पैरा न्यूक्लियर थे उस पर 25% लेस हो गया। तो अपॉन क्या हमारे पास n नॉट और e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा t। ओके, या सॉरी इसको पॉइंट ये कितना ले लेंगे, 5 ओके। ये आ जाएगा n नॉट से n नॉट कैंसिल हो जाएगा, 0.75 इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा की वैल्यू जो भी यहां से आएगी वो हम यहां रखेंगे लैम्डा और मल्टीप्लाई बाय t। अब इस t को नीचे लेकर आना है तो दोनों तरफ नेचुरल लॉग अप्लाई होगा, नेचुरल लॉग, इसका इनवर्स नेचुरल लॉग होता है। तो ln e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा t, तो ये ln e तो हमारे पास 1 हो जाता है, पावर नीचे आ जाएगी माइनस लैम्डा t, और ये वैल्यू जाहिर सी बात है बगैर कैलकुलेटर के तो कैलकुलेट होगी नहीं, उसको देनी चाहिए। तो ये वो जो देगा वो मैं यहां रखूंगा, लैम्डा मेरे पास पता है क्या होता है, उसको डिवाइड करूंगा, टी आ जाएगा। ये तरीका है करने का, लेकिन मैंने नहीं ख्याल कि आप इस लेवल पे जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने जिस टेक्निक से इसको सॉल्व किया ये समझ में आ गया आप लोगों के। तो आई थॉट कि ये तरीका ज्यादा मुनासिब है, इसको इस तरीके से सजेस्ट कर लेना। देखिए उसने भी वैल्यूज सजेस्टिव वैल्यूज दी हुई है, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज दी हैं। ओके, नेक्स्ट कह रहे which of the following statement is not consistent with Bohr's set of postulate regarding the hydrogen atom model with regard to the emission and absorption of light। लाइट इमिट भी होती है, लाइट एब्जॉर्ब भी होती है, इनमें से वो कौन सी बात है जो कि बोहर के पोस्टुलेट के मुताबिक नहीं है। तो बोहर के पोस्टुलेट के मुताबिक बातें लगेंगी, आप जरा देख लेते हैं कि कौन सी बात बोहर के पोस्टुलेट के मुताबिक नहीं है। एनर्जी लेवल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर स्टेबल एंड डिस्क्रीट, यही हमने बात की थी कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड है, थर्ड है, हर एक की एनर्जी फिक्स है, एक फिक्स वैल्यू है, डिस्क्रीट है। याद है आपको मैंने कहा था फिक्स वैल्यू है और स्टेबल है, हर ऑर्बिट की एक फिक्स एनर्जी है। An electron emitter or absorb radiation only when making transition from one energy level to another, ये भी तीसरा पोस्टुलेट है। जब तक एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट में नहीं जाएगा ना एनर्जी लेगा ना देगा। और अगर वो लोअर एनर्जी से हायर में जंप करता है तो इलेक्ट्रॉन फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, बिल्कुल ठीक का बात है। और प्रिसाइजली द राइट फ्रीक्वेंसी सेट द फोटोन एनर्जी इक्वल्स टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू ऑर्बिट, दो ऑर्बिट के दरमियान जो भी एनर्जी का डिफरेंस है उतनी ही एनर्जी होनी चाहिए फोटॉन्स की। वो फोटोन जो कि वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तब लोअर से हायर में जाएगा। हमने वहां पोस्टुलेट में हायर टू लोअर बात की थी, एक ही बात है, हायर टू लोअर आएगा तो हमें देगा एनर्जी, लोअर टू हायर जाएगा तो हम एनर्जी देंगे। अच्छा, डी टू जंप फ्रॉम ए हायर टू लोअर। अब देख लो, जब हायर से लोअर में आता है एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब ए फोटोन, यार ये कहां होता है, ऐसे थोड़ी था। जब हायर से लोअर में आ रहा था तो वो हमें फोटोन दे रहा था, ये कह रहा है एब्जॉर्ब कर रहा है, सर दैट। तो ये बात बिल्कुल गलत लिखी हुई है, देख रहे हैं, बिल्कुल साफ साफ पकड़ी गई है कि गलत बात है। तो इसमें अब आप मुझसे बोल मत कीजिए कि सर क्या है, क्यों है, सीधी सीधी से लिखा हुआ है, बिल्कुल पोस्टुलेट के ऑपोजिट है। एब्जॉर्ब नहीं होगा, एमिट होना चाहिए था ये वर्ड। आई एम कॉन्फिडेंट कि आपकी समझ में आ चुका है। स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिक फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो ज्योमेट्रिकल स्टडी है एक्सरेज के जरिए, मैंने आपसे पहले कहा था एक्सरेज के जरिए हम स्टडी करते हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के जरिए, बीम के जरिए जो स्टडी की जा रही है। कौन सी ब्रांच है, क्रिस्टलोग्राफी हमारे पास। ये लफ्ज मैंने आपको चैप्टर 16 में बताया था। 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑब्टेन बाय लेजर, लेजर जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसे हम कहते हैं होलोग्राफी। याद है, ये भी बात हुई थी होलोग्राफी की, मैंने तो होलोग्राफ आपको दिखाए भी थे। अब ये देखो, टू रिमूव द ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, न्यूक्लियर रिएक्टर में से हीट एनर्जी को निकालने के लिए कूलेंट ऑब्वियस सी बात इस्तेमाल होता है। मॉडरेटर स्लो डाउन करने के लिए, कंट्रोल रॉड एब्जॉर्ब करने के लिए, शील्डिंग होती है दीवारों की ताकि रेडिएशन बाहर ना जाए। और वो जगह होती है जहां पर हम फिजन रिएक्शन करवा रहे होते हैं, तो कूलेंट, कूलेंट ठंडा करने वाला। ए न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ 19 प्रोटॉन एंड 20 न्यूट्रॉन। अब आप मुझे बताओ, प्रोटॉन 19 है,
तो 19 को तुम लोग क्या लिखोगे मुझे बताओ, ये 19 क्या है? Z इज इक्वल टू 19, क्या ख्याल है? ऐसे ही है। और ये जो 19 और 20 है ये कितने हो जाएंगे? ये क्या है हमारे पास? एटॉमिक मास है। हम क्या लिखते थे? मैंने एलिमेंट को कुछ इस तरह आपको लिखना सिखाया था। मैंने कहा था कि आप क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे ए, याद है सर के ऊपर उसके, और फिर यहां एलिमेंट का नाम लिखोगे, और फिर यहां क्या लिखोगे? एटॉमिक नंबर। चलो अब मुझे बताओ ए कितना है बाबा? 39। ये रहा 39, एक ही दुरुस्त है सिर्फ जिसमें यहां 39 है। और Z कितना है? 19, वो नीचे लिखोगे 19, ये रहा। तो ये होगा ना सिंपल स्टोरी तो है, इसमें क्या इशू है?